अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं बच्चों को। मेरे साथ हैं डॉक्टर सदियार खान फ्रॉम CKMC CMH खारिया मेडिकल कॉलेज, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सी डिग्रीज हैं। ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं। ये AQU के टॉपर हैं, AQU के जो लास्ट ईयर टेस्ट हुआ है उसके टॉपर हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और उनके साथ आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सर बताइएगा फाइनली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रियाज खान, सेकंड ईयर एमबीबीएस एट CMH खारिया मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में, उनको किस चीज़ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा उन स्टूडेंट्स की जो पहली दफ़ा अपना घर छोड़ के आते हैं, जिनको कंडीशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं होम सिकनेस। पहला जो पॉइंट होता है प्रॉब्लम जो उनको रिलेट उनसे करती हैं वो ये करती हैं कि होम सिकनेस का वो शिकार होते हैं। दूसरा, जैसे कि शुरू के दिन होते हैं, पिकनिक्स डेज होते हैं, उसके अंदर बच्चों को रैगिंग वगैरह जो सीनियर्स होते हैं वो रैगिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की करते हैं, रैगिंग करते हैं और इससे भी इशू होता है। और तीसरा जो सबसे मेन इशू है जिसका सामना आपको थ्रू आउट योर करियर एज अ हॉस्टलाइट करना पड़ता है, वो होता है हॉस्टल का फूड। कैसे हॉस्टल का जो फूड है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है टुवर्ड्स जो पिछले दो हमने प्रीवियस बताए प्रॉब्लम उससे ज़्यादा। वो कैसे करता है इसका मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि हॉस्टल का फूड अगर हाइजीनिक नहीं है तो इससे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको स्टडी इशू हो सकते हैं और अगर आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस चीज़ की कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ना कैसे है, कि फर्स्ट ईयर की आपको गाइडेंस आपने कैसे स्टडी करनी है फर्स्ट ईयर। तो अगर हम प्रॉब्लम्स को हटा दें तो और अगर हम स्टडी की बात करें तो फर्स्ट ईयर के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो तीन हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड थर्ड इज बायोकेमिस्ट्री। फिर एनाटमी को हम सब डिवाइड किया जाता है 4 सब्जेक्ट्स में, 4 मेजर सब्जेक्ट्स में, कहीं 3 मेजर है और कहीं 4 है। पहला जो आता है वो ग्रॉस एनाटमी आता है जो एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन रखता है, और दूसरा आता है हिस्टोलॉजी, तीसरा सब सब्जेक्ट आता है एम्ब्रियोलॉजी, और कहीं जगह जो 4 सब्जेक्ट माना जाता है वो कहा जाता है जनरल एनाटमी। लेकिन बहुत से मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसने जनरल एनाटमी की जो बुक है लाइफ हुसैन की, किसी भी ऑथर की बुक है, उनको निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ वो आगे 3 ये पढ़ाई जाती है, 3 जो सब्जेक्ट्स हैं सब सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस किया जाता है। वो कौन से हैं? ग्रॉस, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। अब हम बात कर रहे हैं कि आपने गाइड आगे पढ़ना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे शुरू के बिगनिंग ऑफ डेज चल रहे हैं और आप लेक्चर दे रहे हैं फर्स्ट ईयर, क्योंकि अभी अभी FSC करके आती है या MD कैट करके आती है, तो उनके ज़हन में यही होता है कि स्टूडेंट्स जितने भी सिलेबस है उसको क्रैम किया जाए, वर्ड टू वर्ड रिवाइज किया जाए, याद किया जाए। लेकिन यही चीज़ एक ब्लंडर का सबब बनती है उनके लिए ये कि जब उनको ज़्यादा बुक्स दिखा दी जाती हैं कि MBBS फर्स्ट ईयर में जब उनके पास बहुत सी बुक्स आ जाती हैं, एनाटमी की गाइडिंग की आ जाती है, और जब उनको देखते हैं और उनका माइंड सेट यही होता है कि हमने जो भी चीज़ करनी है वो सारी करनी है और वर्ड टू वर्ड तैयार करनी है, कंसेप्ट नहीं लेना। इस चीज़ में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसका जो सोल्यूशन ये है कि आप MBBS में एज अ प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, आप यहाँ आपका होना चाहिए एम, आपने नॉलेज लेना है और आपने कंसेप्ट लेना है, ताकि आप जो अगली आपकी जो लाइफ है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या हाउस जॉब है या आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, मतलब आप उस नॉलेज को अप्लाई भी कर सको और उसको कोरिलेट भी कर सको इन टर्म्स ऑफ पैथोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ सर्जरी और क्लिनिकल बेसिस पे। जी सर, इसके अलावा मैंने ये भी देखा है काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आते हैं MBBS में, वो देखते हैं जैसे कि गाइडिंग की बुक कितनी मोटी है, उसके अलावा स्नेल की बुक्स है, मतलब जब आप MBBS फर्स्ट ईयर की बुक्स में जाओगे तो आपकी 15,000 के राउंड अबाउट आपकी बुक्स बनेंगी। तो जब वो देखते हैं इतनी ज़्यादा बुक्स है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं कि सर ये सारी पढ़नी है, हम कैसे तैयार करें इनको। इसके बारे में काइंडली थोड़ा गाइड करें। इसके बारे में वैसे गाइड कर सकते हैं जो आपके लेक्चर्स होंगे, जो आपका फर्स्ट मंथ होगा ना, आपने इसमें ये समझना है जो आपका फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट ईयर होगा करिकुलम का, उसमें आपने सबसे पहले समझना है जिस भी आप कॉलेज में पीरियड हो चुकी है किसी भी मेडिकल कॉलेज में, आपने वहाँ का सबसे पहले करिकुलम समझना है कि वहाँ पोस्ट भी कैसे होती है, वहाँ वाइवा कैसे होते हैं, आपके मॉड्यूलर एग्जाम चल रहे हैं या आपके ऑर्थोडॉक्स जो एग्जाम सिस्टम है, जैसे ईयरली आपका प्रॉफ सिर्फ होता है और क्लास टेस्ट होते हैं, मॉड्यूलर एग्जाम्स नहीं होते। आपने सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कैसा है, आपने ये चीज़ समझनी है। उसके बाद फिर आपने पढ़ना कैसे, इसमें पढ़ना आपने ऐसे कि आप लेक्चर हॉल में लेक्चर्स ले रहे हैं, आपकी फुल कंसंट्रेशन जितनी भी आप कर सकते हैं आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आपने अपना ग्रुप कर लिया और आपने लेक्चर अपना ले लिया, आप जैसे ही घर आए रिलैक्स हो गए, आप अगर जितना भी आपने कंसंट्रेशन से पढ़ा, जो भी कुछ पढ़ाया, अगर आप उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे विदाउट रट्टा, विदाउट क्रैमिंग, अगर आप सिर्फ उसको कंसेप्ट ले लेंगे ना उस चीज़ का, या आप उसको जल्दी से स्किमिंग कर लेंगे, तो ये आपके लिए इनफ होगा उस दिन के लिए। और अगर मैं आपको प्लस पॉइंट बता दूं कि अगर आपने अपना लेक्चर और ज़्यादा बनाना है, आपने कॉम्बिनेट बनाना है और अपना ज़्यादा इफेक्टिव लेक्चर बनाना है, तो जो कल का लेक्चर है, कल का जो आपका अगला नेक्स्ट डे आना है उसका जो लेक्चर है, वो अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ के सिर्फ स्किम करके या सिर्फ एक आइडिया लेके चले जाएंगे ना, तो आपको अगला जो आपका लेक्चर होगा, टीचर जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको इफेक्टिव भी लगेगा, आपकी फुल कंसंट्रेशन भी होगी और आपको उसकी कंफ्यूजन नहीं होगी। इससे आपको एक और भी फायदा ये होता है कि अगर आप पहले पढ़ के जाते हो तो आपका कुछ आइडिया होता है जिससे आप क्लोज क्वेश्चन भी टीचर्स के साथ कर सकते हो और वो चीज़ आपके लेक्चर्स को इंटरेस्टिंग बनाती है। सर
इसके अलावा ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे ना मतलब लेक्चर लेने के बाद कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता। मतलब आज उनके पास लेक्चर्स हुए हैं बायोकेमिस्ट्री का भी, फिजियो का भी, एनाटॉमी का भी, उसके अलावा डेमो डाइसेक्शन के भी लेक्चर्स होते हैं। मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता है, वो कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम टाइम कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बता दें बच्चों को। टाइम मैनेज आपने ऐसा करना है, अगर आप एक लेक्चर को हाफ एन आवर भी दे रहे हैं सिर्फ उसी दिन का, तो इट वुड बी इनफ फॉर यू। कि अगर आपने एनाटॉमी का डेमो डाइसेक्शन ग्रॉस एनाटॉमी की है, आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में स्कैपुला पढ़ाई गई, और अगर आपने स्कैपुला के जो फीचर्स आपको उस दिन पढ़ाए गए, आपने उसको कंसंट्रेशन से सबसे पहले बात है आपने लेक्चर लेना जितना आपसे हो सकता है फुल कंसंट्रेशन से, और दूसरा अगर आप घर आके उसको हाफ आवर भी दे दोगे ना तो आपके लिए इनफ होगा। आपने सिर्फ स्किमिंग करनी, ना कि क्रैम करना है। जो भी आपने बुक में जो आपकी बात लिखी है आपने सिर्फ उसका कंसेप्ट लेना है, आपने उसका नॉलेज लेना है, दैट्स ऑल। आपने उसको क्रैम नहीं करना। सेम इट इज अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें उसका भी यही है, और बायोकेमिस्ट्री का भी यही है। इससे आप मैक्सिमम अगर आप एक दिन में अपने 3 आवर्स देते हैं, सिर्फ 2 आवर्स देते हैं अपनी स्टडी को, तो दैट वुड बी इनफ। ठीक हो गया। इसके अलावा सर ऐसा होता है कि मतलब मैं तो ये बच्चों को कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप फर्स्ट MBBS में आए हैं, आप अगर आपके से डेली का काम डेली नहीं हो रहा तो इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जो अपना वीक का काम है वो वीक के अंदर आपको वीकेंड मिलता है, सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं, आप उसमें अपने रेस्ट भी करें। इसके साथ वो जो वीक का काम है वो वीक के अंदर कंप्लीट कर लें। मतलब जो कुछ आपने वीक में पढ़ा अगर आप वीक में कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आपको अगर टेस्ट होता है अक्सर कॉलेज के अंदर वीकली टेस्ट सिस्टम है, वीकली टेस्ट के अंदर अगर आप कवर कर लेंगे तो वो आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा जब आपका मॉड्यूल आएगा, मॉड्यूल तक नहीं तो अदरवाइज उस चैप्टर के लिए जो आपने वो टॉपिक पढ़ लिया उसके लिए टाइम नहीं मिलता अदरवाइज। और इसके अलावा सर काइंडली बच्चों को बुक्स के बारे में गाइड कर दें कि वो MBBS में कौन सी बुक्स को ज्यादा फॉलो करें, मतलब मेन जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी जो मेजर बुक्स हैं उनके बारे में थोड़ा गाइड कर दें बच्चों को। मेजर बुक्स के बारे में अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो जब मैं सिर्फ कोई आपको बुक्स बताऊंगा कि जो ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस में प्रेफर की जाती है। अगर हम एनाटॉमी की बात की जाए तो उसमें आती है हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी में या तो BD 84 आती है जो ज़्यादा प्रेफर की जाती है सब मेडिकल कॉलेजेस में, और दूसरी आती है स्नेल जो पाकिस्तान में एक अच्छी प्रेफरेंस बुक मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी। और उसके साथ अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी की तो काफ़ी ऑथर्स की हिस्टोलॉजी है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केस चलती है वो लाइकोसाइन की हिस्टोलॉजी चलती है जो मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में प्रेफर की जाती है। और जो इम्यूनोलॉजी है वो भी सेम इट इज, जो ऑथर है लाइकोसाइन उन्हीं की ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, या किसी कॉलेजेस में ज़्यादा प्रेफर KLM इम्यूनोलॉजी भी की जाती है। अब अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की तो फिजियोलॉजी के जो मोस्ट प्रेफरेबल बुक है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इन पाकिस्तान तो वो गाइटन होती है, गाइटन होती है और उसके साथ गेनॉम होती है। लेकिन अगर ज़्यादा प्रेफर की बात की जाए या फर्स्ट प्रायोरिटी तो सिर्फ गाइटन के पास होती है। और अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास 2 बुक्स होती हैं जो प्रेफरेंस होती है। एक तो होती है लिपनकोट, जो लिपनकोट एक रिव्यू बुक है बायोकेमिस्ट्री की, वो प्रेफरेबल होती है ऑल मेडिकल कॉलेजेस में। और दूसरा होता है सत्येंद्रानिया जो बुक है इंडियन ऑथर की बुक है, वो प्रेफर की जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द अगर हम प्रायोरिटी की भी इसमें जैसे हमने बात की थी फिजियोलॉजी में या एनाटॉमी में बात की थी, तो इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो हमारे पास आती है लिपनकोट रिव्यू बायोकेमिस्ट्री। ठीक हो गया सर, थैंक यू। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी इस बारे में कि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर हम जब स्टार्ट में क्लासेस में आते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आती, मतलब लेक्चर्स लेते हैं ऐसा लगता है लेक्चर्स ऊपर से गुजर रहे हैं, कहाँ आ गए हैं। मुझे काफ़ी बच्चों ने इस बारे में डिस्कस किया, सर इसके बारे में बताएं हम इसको इस मसले को कैसे रिजॉल्व करें। तो ऐसा होता है स्टार्ट में, जैसा कि सर ने पहले बताया है कि आपका सिलेबस चेंज होता है, FSC में बहुत चीज़ें वो नहीं होती जो आपकी MBBS में सब कुछ चेंज होता है। तो जब आप न्यू आते हैं MBBS में तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आराम से जाएं, आप घर जाए इजी हो कि आप YouTube ओपन करें, सबके पास इंटरनेट है तो YouTube ओपन करें। YouTube पे मैं आपको चैनल्स के नाम बता देता हूँ, आप वहाँ से लेक्चर्स ले सकते हैं। वो इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है कि आप अपना डेली का काम डेली कर सकते हैं और इजीली आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इसमें अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी के अंदर MBS के लेक्चर्स हैं, MBS मेडिक लेक्चर्स के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है और उनके तकरीबन हर चैप्टर के लेक्चर्स और बहुत ही अच्छे डिटेल वीडियोज उनकी दी हुई है। इसके बाद मैं अगर एनाटॉमी की बात करना चाहूँ, एनाटॉमी ग्रॉस और एम्ब्रियो हिस्टो तीनों की बात करता हूँ। इसके अंदर जो मेन लेक्चर्स हैं एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री, इन दोनों के अंदर जो मेन लेक्चर्स हैं वो यहाँ उसके सेल्फलेस मेडिकोस के हैं और उसके अलावा ब्रेनलेस मेडिकोस, इन दोनों के लेक्चर्स मेनली एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। सर आप भी इसके बारे में बच्चों को थोड़ा गाइड कर दें। जो वहाँ से हमने बात की है वो यही बात की है आपको कि जो एनाटॉमी के हैं वो लेक्चर्स देती है सेल्फलेस मेडिकोस और ब्रेनलेस मेडिकोस, जो मोस्ट प्रेफरेबल जो लेक्चर्स माने जाते हैं। और फिजियोलॉजी में MBS लेक्चर्स होते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है निंजा नर्ड, इसके लेक्चर्स होते हैं या सेल्फलेस या ब्रेनलेस मेडिकोस। इसके भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कवर करती हैं बायोकेमिस्ट्री को, एनाटॉमी को एंड फिजियोलॉजी को। और इसके साथ ही हम वीडियो का एंड करते हैं। ये है कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में सर से आगा खान के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन लेके दूंगा कि आगा खान का टेस्ट सर ने जो उनकी तैयारी की थी आगा खान की वो कहाँ से की थी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, कैसे बुक्स पढ़ी थी, इसके बारे में आपको गाइड करता रहूँगा इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो रिलेटेड टू एडमिशन MBBS गाइडेंस हर तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।